नमस्कार, मैं हूं जयवीर पुंडीर और आप देख रहे हैं हिमालय दर्पण उत्तराखंड। आज की बड़ी चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। इस समय मैं मौजूद हूं घंटा घर पर, जहां पर चल रहा है धरना प्रदर्शन। लगभग 18 दिनों से ये प्रदर्शन चल रहा है। सुबह भी आपने एक लाइव वहां से देखा। अब फिर हम पहुंचे हुए हैं वहां पर और उसी को आप यहां से देख रहे हैं कि क्या यहाँ की स्थिति परिस्थितियाँ चल रही हैं। और बात करने के लिए जो प्रवक्ता हैं, मुख्य प्रवक्ता शांति प्रसाद भट्ट जी, उत्तराखंड क्रांति दल के, वो भी आज हमारे साथ में यहाँ जुड़े हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है शांति प्रसाद भट्ट जी। और हमारे साथ में किरण रावत जी भी हैं और युवा नेता जी हैं, और जी लसुन टोडरिया जी हैं, और प्रीति थपलियाल जी हैं, और बहुत सारे लोग हैं। कुंतला जी हैं, बॉडी प्रखर वक्ता भी हैं और ज़बरदस्त रूप से आप उनको देखते भी हैं। उनके विचार बड़े क्रांतिकारी विचार हैं। वैसे तो पूरा जो ये दल है, ये क्रांतिकारियों का दल माना जाता है और नाम भी उत्तराखंड क्रांति दल है। और एक क्रांतिकारी अभी हमारे बीच में आ रही हैं, मातृ शक्ति, जिनको आप सभी जानते हैं, उत्तरापंत बहुगुणा जी, वो भी पहुंच रही हैं। और ये सब लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर बैठे हैं। इसलिए बैठे हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप के संज्ञान में सबके हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो निकल नहीं रहे हैं, घरों से नहीं निकल रहे हैं, ना इन तक पहुँच पा रहे हैं। समस्या बहुत सारी हैं। जहाँ ये धरना चल रहा है, ये जगह जो है, एक तो उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी देहरादून, ये घंटाघर जो है, बहुत आप सभी जानते हैं, सबसे व्यस्त इलाका माना जाता है। और जहाँ जो आप देख रहे हैं पीछे की तरफ, बडोनी जी के प्रतिमा भी है, उसके पीछे आप देखेंगे तो बहुत सारे व्यापारी भी यहाँ पर हैं। तो वो व्यापारी लगातार इस प्रदर्शन को, धरने को लेकर लगा रहे हैं शिकायतें प्रशासन से कि ये हटना चाहिए, काफ़ी लंबा समय हो गया है। उसी पर भी बातचीत करेंगे। कल भी इस चीज़ को लेकर उन्होंने काफ़ी विरोध किया। तो शांति प्रसाद भट्ट जी, लगातार आप लोग जो हैं इस तरीके के मुद्दों को लेकर सड़कों पर रहते हैं, मतलब संघर्ष ही जीवन हो गया है और ये संघर्ष चलता रहेगा। अभी ऐसा भी नहीं है कि ये संघर्ष में कोई कमी देखने को मिलेगी, हो सकता है कि इसमें बढ़ोतरी करनी पड़े। तो ये जो रात का जो घटनाक्रम है, उसको लेकर क्या कहना है कि व्यापारी आपसे दुखी क्यों हो गए, और क्या इनको उत्तराखंड से लेना देना नहीं है, उत्तराखंड की समस्याओं से इनका कोई संबंध नहीं है, क्या मानते हैं? देखिए, इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जब राज्य आंदोलन का दौर था, यही कुछ लोग ऐसे थे जो उत्तराखंड के अंदर राज्य के विरोध करते थे, जो ये कहते थे कि चंद लोग जो है उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, ये उत्तराखंड नहीं बनना चाहिए, उत्तर प्रदेश ठीक है। वही व्यापारी, उसी मानसिकता के लोग आज हम उत्तराखंड में नौजवान बच्चों के रोजगार को बचाने के लिए, भ्रष्टाचार को उत्तराखंड से ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पर शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं। और उद्देश्य साफ है, जिन्होंने बेईमानी करी है उन पर सीबीआई जांच हो, दोषियों पर कार्रवाई हो। अब आप देख लीजिए कौन लोग विरोध कर रहे हैं कि यहाँ से ये धरना हटे। यदि आप इसकी ज़मीनी तह पर जाएंगे तो ये वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार से करोड़ों के मालिक बने हैं, इन दुकानों पे कब्जाधारक बने हैं, और उसके बाद ये भाजपा के नेताओं के इशारे पे इस धरने को यहाँ से हटाना चाहते हैं ताकि ये धरना हटे और भारतीय जनता पार्टी के कारनामे जनता तक ना पहुँचे। हम राज्य आंदोलन से निकली हुई पार्टी हैं। हमारा जो उद्देश्य है, इस राज्य के अंदर से भ्रष्टाचार खत्म हो। राज्य की जो मूल अवधारणा थी कि यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार स्वरोजगार से जोड़ा जाए, राज्य में संपन्नता आए, पहाड़ से पलायन रुके और उत्तराखंड समृद्ध बने। इन 22 वर्षों में इन राष्ट्रीय पार्टियों के नेताओं ने उत्तराखंड को न सिर्फ कलंकित और बदनाम किया, बल्कि भाई भतीजावाद कर आम जनता में एक संदेश दिया है कि हम करोड़ों लगाएंगे, अरबों कमाएंगे। इस मानसिकता के खिलाफ आज पूरे उत्तराखंड के अंदर, चाहे फिर वो कर्मचारी हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे किसान हो, चाहे मातृशक्ति हो, सभी लोग
इस बात को कह रहे हैं कि इन्होंने हद कर दी, इनके ऊपर तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मगर कौन लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं? जमीन में सच्चाई अब धीरे धीरे निकल कर आने लगी है। हम आपके माध्यम से उनको भी चेताना चाहते हैं कि इन शांतवादियों में यदि किसी नेताओं के इशारे पर आप इस तरह का कार्य करेंगे तो उत्तराखंड क्रांति दल कहीं पीछे नहीं हटेगा। हमें भी मालूम है कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर कैसे सरकारी संपत्ति पे बैठे लोगों के ऊपर चला है। अगर हम अपनी में आ गए तो यहाँ पर भी फिर बुलडोजर चलेंगे। क्योंकि मैं आपको बता दूं जी पुंडीर जी कि यदि देहरादून का आप ज़्यादा नहीं, भूमि बंदोबस्त से पहले देहरादून के जो नक्शे में नहरें थी, उन नहरों पे कब्जा कर यहाँ बड़े बड़े पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने बड़े बड़े दुकानें यहाँ खड़ी करी हैं। राजपुर रोड से पूरा घंटाघर का अगर एक इलाका आप देखेंगे पलटन बाजार का, तो ये नहर है सिंचाई विभाग की। तो जो लाला लोग यहाँ पर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी पार्टी का विरोध कर रहे हैं भाजपा के इशारे में, वो चेत जाएं। हाई कोर्ट के आदेश हैं कि जो सरकारी संपत्तियों पर बैठा है उनकी संपत्तियों से उन्हें बेदखल करा जाए। कहीं ऐसा ना हो कि अगला धरना हमारा इस बात पे चले कि देहरादून की खूबसूरती को खत्म करने वाले वो व्यापारी जिन्होंने सरकारी संपत्तियों पर कब्जा करके अपने दुकान घर बनाए हैं, ये हटाकर छीनकर राज्य संपत्ति को वापस दिया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि आंदोलन उस और भी चला जाए। हम उत्तराखंड के प्रत्येक मूल निवासी के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा सहयोग नहीं कर सकते, कम से कम इस आंदोलन का विरोध न करें। आपकी ये कुकृत्य जो कल रात आपने किया है कि पुलिस के दम पर आपने सोचा ये उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी उठ के चले जाएंगे, हम मरने को तैयार हो जाएंगे। मगर जब तक हमारा ये धरना हम जब तक चाहेंगे तब तक चलेगा। सरकार, अगर आपको ये धरना खत्म कराना है तो बोलो ना अपने बेईमान सरकार को कि आप सीबीआई जांच करो, हम उठ जाएंगे। सरकार के लिए अगर चोर तरीके से मदद करने की कोशिश करोगे तो चेत जाइए, ये मूल उत्तराखंडियों का राज्य है। अगर आप उत्तराखंड के मूल निवासी हैं, आप उत्तराखंड से प्रेम करते हैं, तो उत्तराखंड के बेरोजगार के साथ जो धोखा हो रहा है इस पर आप अपना चेहरा दोगला ना कीजिए, वरना नजरों में चढ़ोगे तो बचोगे आप भी नहीं। बुलडोजर यूपी में भी चलता है तो बुलडोजर उत्तराखंड में भी चलेगा। ये हमारा सुझाव भी है और चेतावनी भी है। चेतावनी भी है, चेतावनी दे रहे हैं। और ये चेतावनी आपने सुन भी ली कि किस तरीके से चेतावनी दी जा रही है। अभी बात हो रही थी कि किन लोगों को मतलब है उत्तराखंड से और किन लोगों को मतलब नहीं है। अब सवाल ये भी कई बार उठता है, क्योंकि ये राजनीतिक इसको बना दिया गया है कि मूल निवास की बात चलती है और बहुत सारे लोग करते हैं मूल निवास को लेकर कि जो मूल निवासी हैं उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। यहाँ तक कि नौकरियों से लेकर और अन्य जो काम है उनमें भी मूल निवासियों को वो अधिकार नहीं मिलता जिस अधिकार की उनकी ये लड़ाई लड़ी गई है। तो मूल निवासी कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। अभी हाल में आपने देखा कि झारखंड की सरकार ने 1932 से मूल निवास की वहाँ पर व्यवस्था की है। बहुत सारे जो लोग हैं यहाँ उत्तराखंड में 1950 से मूल निवास की बात कर रहे थे। क्या ये मूल निवास को लेकर जो बातें हो रही हैं, क्या ये समाधान होगा इससे कि अगर उत्तराखंड में भी जो व्यवस्थाएं वहाँ झारखंड में हुई है, अगर उत्तराखंड की सरकार इस तरीके की कोई व्यवस्था करती, क्या उम्मीद करते हैं ये सरकार भी कोई इस तरीके का फैसला ले सकती है प्रदेश हित में, या आपको लग रहा है कि ये प्रदेश हित में कोई ऐसा फैसला लेने वाले नहीं है? देखिए, अगर ये सरकार ईमानदार होती तो उत्तराखंड में सख्त भू कानून लागू करती, क्योंकि ये राज्य का मसला है। मगर सरकार बेईमान है। याद होगा आपको, त्रिवेंद्र सरकार ने 2018 में एक बात कही थी कि मैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड में लाऊंगा, 85,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करवाऊंगा और उत्तराखंड को मैं समृद्ध बनाऊंगा और उत्तराखंड से बेरोजगारी ख़त्म करूंगा। आपको याद होगा, बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी यहाँ आए थे, सेमिनार 2 दिन चला था और उस सेमिनार के तुरंत बाद त्रिवेंद्र सरकार ने जो है 3 अक्टूबर 2018 को भू कानून ख़त्म कर दिया। इन्वेस्टमेंट आया, 1 रुपये का इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, उसकी आड़ में हमारी ज़मीनें ज़रूर बाहर वालों को बेच दी।
जनसंख्या विस्फोट 64 लाख लोगों का राज्य था, आज 1,35,00,000 से लोग ज़्यादा हो गए। हम कहते हैं यहाँ के मूल निवासी सुरक्षित नहीं है। गुरुकुल नारसन का रहने वाला किसान, उसकी ज़मीन उद्योगपतियों ने खरीद ली, अब वो बेचारा उनके दुकान पर जो है नौकरियाँ कर रहा है। मेरा कहने का मतलब है कि मैदानी क्षेत्र के ग्रामीण परेशान हैं, पर्वतीय क्षेत्र के ग्रामीण परेशान हैं। उत्तराखंड में केवल मजे उनके आ रखी है जो कांग्रेस भाजपा के झंडा बरदार बने हैं। ये भाजपा कांग्रेस को चंदा देते हैं और उसके बाद उत्तराखंड के संसाधनों को लूटते हैं, जिस कारण आज उत्तराखंड का मूल निवासी ठगा हुआ महसूस करता है। मैदानी क्षेत्र की मैदानी समस्याएं, उनकी जमीनें बिक गई, उनके यहाँ प्रदूषण ज़्यादा हो गया, आज वहाँ पर जनसंख्या का जो घनत्व बढ़ा है, आज गुरुकुल नारसन का आदमी खुद अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, उसी तरह के पर्वतीय क्षेत्र का भी। तो हमारा ये कहना है कि जब ये राज्य उत्तराखंड के मूल निवासियों के लिए मांगा गया है, तो फिर हिमाचल की तर्ज पर आपने वो प्रावधान क्यों लागू नहीं किए जो वाईएस परमार जी ने हिमाचल में किए? उनका कारण साफ है, वो वाईएस परमार धरतीपुत्र थे, अपने राज्य के प्रति प्रेम था, उन्होंने वहाँ के किसानों को, वहाँ के नौजवानों को सुरक्षित करने के लिए सख्ती से कानून बनाए। आज हिमाचल के लोग संपन्न हैं। उत्तराखंड के अंदर दलालों की संस्कृति से सत्ता मिली, भाजपा कांग्रेस की गवर्नमेंट बनने के बाद उत्तराखंड का स्वरूप बिगड़ गया। समझ में इस बात का नहीं आता कि आम जनमानस इस बात को समझ रहा है कि ये लुटेरे और दलाल संस्कृति के लोग हैं, इसके बावजूद भी जनता इस बात को नहीं समझ पा रही है। नौजवान बच्चों का भविष्य खतरे में इन्होंने डाल दिया। विधानसभा की नौकरी फर्जी हो गई, सचिवालय की नौकरी फर्जी हो गई, स्वास्थ्य विभाग की नौकरी फर्जी हो गई, शिक्षा विभाग की नौकरी फर्जी हो गई, फॉरेस्ट की भर्ती फर्जी हो गई, विधानसभा में फर्जी भर्ती हो गई। कहाँ भर्ती में घोटाला नहीं हो रहा है? दरोगाओं की भर्ती में घोटाला हो रहा है, यानी कि राज्य घोटाले की भेंट चढ़ गया। उसके बावजूद चिंता का विषय यह है कि ना तो नौजवान सड़कों पे हैं, ना उनके माँ बाप सड़कों पर हैं। ये उदासीनता ये बताती है कि शायद एक वर्ग ने ये मान लिया है कि हम कांग्रेस के हैं, हम विरोध नहीं करेंगे, हम भाजपा के, हम विरोध नहीं करेंगे। और जो उत्तराखंड के मजबूर मजलूम लोग हैं वो उत्तराखंड क्रांति दल के साथ खड़े हैं। शायद उनकी जनसंख्या उतनी ताकत में नहीं है, यही कारण है कि ये लोग शायद मान रहे हैं कि जितना हम लूटेंगे क्या बिगड़ेगा, पार्टी का टिकट हमें ही मिलेगा, 10 करोड़ 15 करोड़ खर्च करके विधायक बनेंगे, 50 करोड़ खर्च के सांसद बनेंगे, सत्ता का भोग करेंगे, मजे से उत्तराखंड को लूटेंगे। अगर ये सच्चाई नहीं है तो आप देख लीजिए कि विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष अगर वो सचिव बनते हैं, वित्त मंत्री बनते हैं, तो वो बेईमानों में जो 78 भर्ती करे उनको तुरंत तनख्वाह रिलीज कर देते हैं। और जब वो विधानसभा में होते हैं तो चाचा, ताऊ, भाई, भतीजा, भाभी, नौकर सबको नौकरी दे देते हैं। और जब मीडिया सवाल खड़ा करता है तो बड़े बेशर्माई से ये भी कहते हैं, हाँ करी मैंने तो क्या कर लोगे। इसका मतलब ये मान चुके हैं कि हमारी बेईमानी जनता ने स्वीकार ली है और अब जनता हमारी दास बन चुकी है। हम कुछ भी कर लें, जनता हमारे को वोट देगी और हम इसी तरीके से उत्तराखंड को लूटेंगे। यदि ये सच्चाई नहीं है तो जयवीर जी, चिंता का विषय यह है कि पूरे उत्तराखंड में इन बेईमानों ने मोदी के नाम पर वोट मांगा और मोदी लाल किले से ये कह रहे हैं कि जो भाई भतीजावाद, परिवारवाद, रेवड़ी कल्चर को पनपाएगा, मैं उसे इस देश के अंदर पनपने नहीं दूंगा। अब हमारा सवाल आपके माध्यम से है, आपके नेता आपकी सोच पर पलीता लगा रहे हैं। आप कलकत्ता में ईडी भेजकर, कलकत्ता में सीबीआई भेजकर मिश्रा को जेल भेज देते हो, अपने नेताओं को अभी तक जेल क्यों नहीं भेजा? आप हाकिम को उसी अपराध में गैंगस्टर एक्ट लगा के जेल भेज देते हो, प्रेमचंद अग्रवाल पर यह कार्रवाई क्यों नहीं करते हो? इससे पता चलता है कि बयानवीर, जुमलेबाज, इनके बड़े भी झूठ, ये भी झूठ, उत्तराखंड में लूट ही लूट। इसका खामियाजा आम जनमानस भुगत रहा है, जनता समझ रही है। राज्य आंदोलन की तर्ज में एक बार पुनः सभी को एक मत होना पड़ेगा। फिर क्या व्यापारी, क्या कर्मचारी, क्या किसान, क्या नौजवान, क्या मातृशक्ति, यदि एक मत, एक मुठ और एकजुट होकर उत्तराखंड के अस्तित्व को बचाने के लिए उत्तराखंड क्रांति दल के साथ खड़े होंगे तो आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित है। वरना तो जो आपके सामने हो रहा है, हम तो लड़ ही रहे हैं, हम तो धरती पुत्र हैं। राज्य आंदोलन में 42 हमने जो है शहीद हमारे हुए, हमने तब भी उत्तराखंड के लिए अपनी आवाज़ बुलंद रखी, आज बचाने के लिए भी अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं।
समझना जनता को है कि आपकी धरती पुत्रों की पार्टी यूकेडी है, संघर्ष कर रही है। आओ इसको मजबूत करें, भाजपा कांग्रेस को उत्तराखंड से बाहर करें। सत्ता हमारी आएगी, बेईमान जेल जाएंगे। अवैध संपत्तियां जो इन्होंने अर्जित करी है वो राज्य सरकार के अधीन, उसको हम कर देंगे। ये बात हमारी बड़ी क्लियर स्पष्ट है, जनता कब समझती है। मैं रोकता हूं आपको, क्योंकि आपने ये कहा कि सत्ता हमारी आएगी और हम इस तरीके से कर देंगे। ये तो कार्रवाई होगी कि कार्रवाई तो जो भ्रष्टाचारी हैं अभी भी कार्रवाई उन पर हो सकती है। कानून तो सबके लिए बराबर है। वो ठीक बात है कि अभी भाई भतीजावाद सब जगह देखने को मिल रहा है अभी, लेकिन ये भी माना जा रहा है कि आपने कहा कि यूकेडी में आई है, यूकेडी में अब वो बात नज़र नहीं आ रही है लोगों को। या तो लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं कि वो वहीं जाते हैं जहां पर उनको कुछ चांस मिलते हैं, या कोई लालसा लेकर वो आ रहा है पार्टी में। तो सेवा भाव दिखता नहीं है। राजनीति इतनी गंदी हो चुकी है आज की डेट में कि हर कोई आ रहा है अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए पहुंचता है। किसी भी दल में वो जुड़ रहा है तो स्वार्थ के रूप में जुड़ रहा है। वो कोई भी उसकी अपनी आइडियोलॉजी नहीं बची है। वो आज भाजपा में है, कल वो कांग्रेस में है, कल वो कांग्रेस का भाजपा में है। क्योंकि ये दल बदल जो चल रहा है ये इसलिए चल रहा है क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि यहाँ से मुझे फ़ायदा हो जाएगा। ये चीज़ें हम चलो देख रहे हैं उन दलों में, लेकिन आपकी जो पार्टी है इस समय उत्तराखंड क्रांति दल, नेता जो हैं यहाँ पर कोई ऐसा संगठित या कोई आपका इस तरीके का कार्यक्रम नहीं दिखता है। केवल देहरादून में या कहीं अन्य जिला स्तर पर भी आप लोग कर रहे हैं प्रदर्शन, धरना कर रहे हैं सांकेतिक रूप से। कभी ऐसा ठोस प्रयास करते नज़र नहीं आ रहे हैं जो लोगों को लगे और उसका असर पड़े। केवल ज्ञापन देना, धरना करना, पुतला फूकना, इससे काम चलने वाला है। और आप भी इतने लंबे समय से ये काम करते चले आ रहे हैं, असर तो कुछ नहीं दिख रहा। उल्टा उसका नतीजा ये हो रहा है कि भ्रष्टाचार आज पहले से कितने गुना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ये जिम्मेवारी उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं की थी और वो नेता आज भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। कभी राज्यपाल से मुलाकात करने आप नहीं दिखते हैं। केवल उत्तराखंड क्रांति दल के नेता जब भी हमने देखे हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में फ़ोटो खिंचवाने के अलावा कोई और काम है नहीं। ज्ञापन दे के, उस ज्ञापन देने का मुख्यमंत्री को फ़ायदा क्या है? बातचीत करने का फ़ायदा क्या है जब उन पर अमल न किया जाए? तो ये कहीं ना कहीं तो बात उठनी चाहिए। मोदी जी की आपने बात की, मोदी जी से कभी मुलाकात का समय आप लोगों ने नहीं लिया, तो इसके पीछे क्या कारण माना जाए कि आप सीरियस नहीं हैं? और तो सत्ता तक पहुंचने के जो कवायद है वो कहां तक पूरी होगी जब कोई नेता भी नज़र नहीं आ रहा है लोगों को? कौन किसके पीछे चलेगा ये बताइए। मुझे सबसे बड़ा सवाल ये है, और ये सवाल मेरा नहीं है, ये उन सभी लोगों का है जो प्यार करते हैं अपने प्रदेश से, उत्तराखंड से, और घर में बैठे हैं, है ना। लेकिन सवाल तो पूछ ही रहे हैं ना आज की डेट में। देखिए जयवीर जी, आपने बड़ा तीखा सवाल किया और इसी सवाल में आपने जवाब भी दे दिया। देखिए वर्तमान दौर और पूर्व के दौर का मैं आपको छोटा सा आपको बता दूं कि 90 के दशक में यदि कभी अखबार में जरा सी भी कोई खबर छप जाती थी, पूरा सरकारी अमला और सरकार सड़क पर आकर उसको समाधान की बात करने लगती थी। आज लोकतंत्र जो कि पूंजीपतियों का गुलाम बन के रह गया है, अखबारों में छाप भी दो कुछ भी नहीं हो रहा। और हम कितना कार्यक्रम कर रहे हैं ये आपने, क्योंकि आप मीडिया से जुड़े हैं, आपको पूरे प्रदेश की खबर है, आपने ये भी मान लिया कि उत्तराखंड क्रांति दल संघर्ष तो कर रही है मगर दिख नहीं रहे हैं, परिणाम नहीं निकल के आ रहा। देखिए दिखेंगे कहाँ से? कहाँ गया मीडिया हाउस? ये सारे अखबार जिनको कि सूचना विभाग से चंदा लेना है वो छापेंगे हमको। वो तो आज भी धाकड़ धामी ओजस्वी तेजस्वी पे लगे हैं। राज्य बिक गया मगर वो ओजस्वी और तेजस्वी कहने से थक नहीं रहे हैं। और अखबार जिस तरीके का चरित्र दिखा रहे हैं ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। उत्तराखंड क्रांति दल पहले भी षड्यंत्र का उनके खिलाफ हुआ, हमारे खिलाफ आज भी षड्यंत्र हो रहे हैं। जनता समझ रही है, सोशल मीडिया के माध्यम से हम अपनी बात जनता तक पहुंचा पाने में सफल हैं। यदि हमारे प्रोग्राम ना होते तो कांग्रेस भाजपा तो दोनों एक दूसरे के बेईमान है। दोनों तो नहीं रुक रहे आपसे, तो ना तो कांग्रेस रुक पाई ना भाजपा रुक पा रही है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, सवाल सीधा ये है कि जो आपके नेता हैं वो तो एक्टिव नजर नहीं आ रहे हैं ना। एक्टिवली उनकी नेतागिरी समाप्त हो चुकी है। कहने का मतलब ये है
कि एक्टिव नेतागिरी तो है ही नहीं। प्रदेश को बचाने की जो बात आप कर रहे हो, प्रदेश को बचाने के जो लड़ाई लड़ रहे हो, कुछ युवा कार्यकर्ताओं से क्या प्रदेश की लड़ाई लड़ी जाएगी? उनको गार्जियनशिप की जरूरत है या नहीं है? और जो गार्जियनशिप युवाओं को आज मिलनी चाहिए वो गार्जियनशिप नहीं दी जा रही है नेताओं की तरफ से। बेरोजगार संघ वाले सड़कों पर हैं, कोई गार्जियन खड़ा नहीं है, कोई नेता खड़ा नहीं है, किसी भी पार्टी का नेता उनके साथ में खड़ा नजर नहीं आ रहा है। आज उत्तराखंड क्रांति दल के युवा टीम के लोग हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कोई बड़ा नेतृत्व, आज भले इनको परेशान भी किया जा रहा है, कोई आपका बड़ा नेता जिसको आप बड़ा लीडर मानते हैं वो कहाँ है? सबसे बड़ा सवाल है कि वो कहाँ है? 18 दिनों के प्रदर्शन में कोई बड़ा नेता या आपके कोई जो अध्यक्ष हैं वो दिखाई दिए? मुझे बताइए सवाल। देखिए, मैंने कहा ना कि ये वो षड्यंत्र हैं जो आम जनमानस को समझ नहीं आता। माननीय काशी सिंह हरी जी इस धरने में 4 बार आ चुके हैं। अच्छा। और पूरा अपना मंत्रिमंडल लेकर आए हैं, ये कहकर, देखिए राजनीति में संदेश दिया जाता है, युवाओं के साथ धोखा हुआ। उत्तराखंड क्रांति दल के युवा अध्यक्ष अस्थायी राजधानी देहरादून के मुख में घंटाघर में इंद्रमणि बडोनी जी, जो गांधीवादी नेता हमारे थे स्वर्गीय, उनके चरणों में बैठकर संदेश दे रहे हैं कि युवाओं के साथ धोखा हो गया और युवा सड़कों पर उत्तराखंड की विंग जो है बैठी है, मातृशक्ति यहाँ पर उनके समर्थन में बैठी है, केंद्र के बड़े नेता भी उनके समर्थन में यहाँ पर आकर बैठ रहे हैं। मैं सवाल आपसे पूछता हूँ, कहाँ गई NSUI, ABVP? ये इनके दलाल नेता कहाँ मर गए? अगर ये वाकई युवाओं की चिंता करते हैं तो आकर क्यों नहीं सड़कों पे आंदोलन करते? मैंने कहा UKD करेगी तब भी उसको बदनाम किया जाएगा, UKD काम नहीं करेगी तो समझ लीजिए फिर हमारा कितना बुरा हाल इस मीडिया तंत्र के माध्यम से किया जाएगा। मुझे खुशी इस बात की है कि आपने जनता का ध्यान अपने माध्यम से ये आकर्षित करने का प्रयास किया कि उत्तराखंड क्रांति दल के धरने में बड़े नेता क्यों नहीं है। मैं आपको जानकारी दे दूं, ठगी युवाओं के साथ हुई है और युवाओं का प्रदेश का जो हमारा अध्यक्ष है वो आज सड़कों पर बैठा है आने वाले नौनिहाल बच्चों के भविष्य के लिए। तो बताइए, UKD से बड़ा संदेश कौन सी पार्टी दे रही है? कहीं है भाजपा, कहीं है कांग्रेस, कहीं है बसपा, कहीं है समाजवादी पार्टी? कहने का मतलब ये चिंता धरती पुत्रों को है, इसलिए हमारा युवा राजेंद्र बिष्ट अपने नौजवान पीढ़ी को लेकर बैठा हुआ है। मातृशक्ति उसके सहयोग में यहाँ बैठी है। रोज कर्मिक अनशन में कभी महिलाएं, कभी पुरुष, कभी नौजवान, कभी जवान, हर वर्ग का आदमी यहाँ पर 60-70 आदमी आकर समर्थन दे रहा है। इतने बड़े संदेश को अखबार यदि छुपा रहे हैं तो इसमें उत्तराखंड की जनता भी इस बात को समझ रही है कि ये तराजू वाली पार्टी तराजू वालों के सहारे में उत्तराखंड की आंख में धूल झोंकने का काम कर रही है। सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया घर घर में मोबाइल के माध्यम से घर घर में संदेश जा रहा है कि उत्तराखंड के साथ कितना बड़ा जो है धोखा दिया जा रहा है। और माननीय काशी सिंह हरी जी के आशीर्वाद से ही ये युवा बैठे हैं। हम रुद्रप्रयाग में, पौड़ी में, चंपावत में, पिथौरागढ़ में, अल्मोड़ा में कहाँ उत्तराखंड क्रांति दल संघर्ष नहीं कर रहा है? अगर हम संघर्ष नहीं कर रहे होते तो सरकार बैकफुट पे नहीं आती। अरे भाई, भाजपा के भी बेईमान, कांग्रेस के भी बेईमान, तो ये इन्होंने कैसे विधानसभा में समिति बैठा दी? सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, किसके दबाव में बैठाई? ये दबाव क्षेत्रीय दल का है, इसलिए ये नंगे आपस में एक दूसरे को आज बेईमान कह रहे हैं। और मेरी उम्मीद है कि जब हम लड़ के राज्य ले सकते हैं तो लड़के यहाँ CBI जांच कराकर बेईमानों को जेल भेज सकते हैं। प्रेमचंद अग्रवाल यदि जेल नहीं गया, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। उत्तराखंड को लूटने वाला कोई भी व्यक्ति बचना नहीं चाहिए। ये हम संदेश दे रहे हैं और संदेश जा रहा है। अगर ये संदेश में ताकत ना होती तो रात को चोर की तरह अंधेरे में पुलिस का सहारा लेकर कुछ तराजू वाले आकर उत्तराखंड के इस धरने को समाप्त करने का बात ना कर रहे होते। अरे हमने तो पहले भी लाठी गोली डंडे खाए, मारो ना गोली, हमको कहाँ दिक्कत आ रही है? हम अपने गांधी के चरणों के नीचे प्राण दे देंगे मगर ये धरना नहीं छोड़ेंगे। मगर सरकार भी कितनी चोर सरकार हो चुकी है, रात के अंधेरे में पुलिस के सहारे उत्तराखंड की आवाज को बंद करने का षड्यंत्र कर रही है। तो क्या ये आवाज बंद हो जाएगी? आप छेड़ को तो देखिए, आप छेड़ोगे, हम छोड़ेंगे नहीं। ये भी एक संदेश उत्तराखंड की जनता में हम दे रहे हैं। देखते रहिएगा, धीरे धीरे उत्तराखंड का 95 ब्लॉक, 110 से ज्यादा तहसील, 6 तहसील और 13 जनपद का एक एक नागरिक इस बात को समझ रहा है कि उत्तराखंडियत को खत्म करने के लिए इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने आकंठ बेईमानी करी है।
देखते रहिएगा जयवीर भाई, आप जैसे लोग हैं तो हमारी आवाज़ जनता तक जा रही है। आप जैसे पत्रकार हैं जो मूल निवासी हैं उत्तराखंड के, आपका दर्द पहाड़ का भी है और प्लेन्स का भी है, मगर जो दलित संस्कृति के लोग हैं वो सरकार की चाटुकारिता के तहत हमारी आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। हमें फ़र्क नहीं पड़ता, देखते रहिएगा। एक दिन राज्य आंदोलन की तर्ज पर हमारा ये आंदोलन भी सफल होगा और राज्य के बेईमान जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे, वरना हमारा संघर्ष अनवरत है, जारी रहेगा। मरते दम तक उत्तराखंडियत के लिए जिंदा रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। उत्तराखंडियत के लिए संघर्ष करते रहेंगे। और उत्तराखंडियत पर हम बहुत सारे लोगों ने उत्तराखंडियत की बात की, और चुनाव के दौरान तो ये सारी चीज़ें सब याद आ जा रही हैं, हर किसी को याद आती हैं। चुनाव जीतना और चुनाव में किस तरीके के हथकंडे अपनाना, यही आज की राजनीति देख रहे हैं। ऐसी संस्कृति राजनीति की बनती जा रही है, और राजनीति की जो गिरावट है वो भी आप सबके सामने है। राजनीति की गिरावट किसी से छिपी नहीं है कि कितनी राजनीतिक गिरावटें अब आ चुकी हैं, और जो आदर्श हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं। आदर्श और मूल्यों का अब पूरे तरीके से, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये ख़त्म हो चुका है। अभी चलते चलते मैं एक बात और जानना चाहूँगा। जब तक हम बात कर रहे हैं कि ये भर्ती घोटाले हैं, सीबीआई जांच होनी चाहिए, अब भर्ती घोटाले तो चलिए हैं ही हैं, इतने सारे हुए हैं, लेकिन भ्रष्टाचार जो है अब पूरे तरीके से है। अनेक तरीके का भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है ना। कई सारे मंत्रियों के नाम आगे, आधे से ज़्यादा अगर बात करें तो कैबिनेट के आधे कैबिनेट के लोगों पर तो भ्रष्टाचार के ही आरोप हैं। आरोप ही नहीं है, प्रमाणिक आरोप हैं। अब वो आरोप तो ये है कि फला ने किया, प्रमाण कुछ नहीं। अब तो प्रमाणित हो चुका है। अब इसमें किस चीज़ की गुंजाइश है कि ये लोग जो हैं सारे के सारे सबूत होने के बावजूद भी अपने सीटों पर विराजमान हैं। तो इनके लिए क्या करने जा रहे हैं आपके जो बड़े नेता हैं पार्टी के, वो क्या करने जा रहे हैं? इनकी शिकायत माननीय मुख्यमंत्री से, मुख्यमंत्री जी इनको कैबिनेट से बाहर नहीं कर पा रहे हैं। ये आप भी जानते हैं मजबूरियां क्या हैं। दूसरा, आपने महामहिम से भी बातचीत नहीं की कि भाई कैबिनेट में इतने लोग भ्रष्टाचार के, इनके पास में हमारे सबूत हैं, तो इनको बाहर कराइए। क्या कर सकते हैं इसमें? ऐसी कोई बात दिखती नहीं। जयवीर जी, आपको एक जानकारी होनी चाहिए, महामहिम के पास जितनी शिकायतें हम करते हैं उच्च शिक्षा में भर्ती घोटाले की, चाहे वो दून यूनिवर्सिटी की हो, चाहे वो अन्य यूनिवर्सिटियों की हो, बरद्वार यूनिवर्सिटी है, गुड़दौड़ी यूनिवर्सिटी है, द्वाराहाट यूनिवर्सिटी है, हम शिकायत ही तो कर सकते हैं। और उस शिकायत की पुष्टि हम शपथ पत्र के मार्फत करते हैं कि भाई आरटीआई से दस्तावेज मिले, हम 100 रुपये के स्टाम्प पे शपथ पत्र पर शिकायत करते हैं। अब राजभवन काम नहीं कर रहा है, इसमें हम दोषी हैं। निराशा मिलते क्या करोगे मिलके? देखते हैं वो क्या रहा है। मैं आपको अभी बता दूं, अग्रिम बता देता हूं मैं आपको, शासन में सुगबुगाहट शुरू हो गई है इस बात की कि यार ढांचा खत्म कर देंगे क्या, पूरी विधानसभा खाली हो जाएगी। विधानसभा में तो एक भी व्यक्ति नौकरी सही नहीं पाया हुआ, और आप जो कह रहे हो कि विज्ञप्ति के आधार से नौकरी दीजिए, तो इस तरीके तो सचिवालय भी खाली हो जाएगा, विधानसभा भी खाली हो जाएगा, तो ये विभाग चलेंगे कैसे? इसलिए कार्रवाई किसी पे नहीं होगी। कार्रवाई के नाम पे अग्रवाल साहब की, धन सिंह जी की और आपके रेखा आर्य जी की, इनको जो है पदमुक्त कर देंगे। और जो सचिव बनाया है आनन फानन में एक दिन में 3 प्रमोशन दे के, उसको जो है रिवर्स करके उसी के पद में ले आएंगे, और बाकी किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये निर्णय आने वाले समय में आएगा, और अगर ऐसा नहीं आएगा तो बहुत बड़ी तूफान खड़ी हो जाएगी। अगर एक व्यक्ति पर भी कार्रवाई करी तो पूरा सचिवालय खाली, पूरा शिक्षा विभाग खाली, पूरी यूनिवर्सिटी खाली, पूरे अशासकीय स्कूल खाली, पूरे उत्तराखंड के अंदर पीडब्ल्यूडी खाली, ऊर्जा विभाग खाली, तो भाई बचेगा का? लोकायुक्त विभाग खाली। मेरे को, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये शासन में बैठे हुए वो अधिकारी हैं जो पॉलिसियां बनाते हैं, उनका कहना है कि पूरे उत्तराखंड में 35 से 40 हजार ऐसे लोग भर्ती हो चुके हैं। जिस किसी पे एक पे कार्रवाई करोगे तो सारा ढांचा चरमरा जाएगा। तो हम आपको बता दें ऑफ द रिकॉर्ड, कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना। चोर चोर मौसेरे भाई और मूल निवासियों की आफताई, इस नीति पे काम चलता रहेगा। 27 तक जनता भूल जाएगी, और फिर कोई खाजप्पा करेगा, कोई घर घर चोर, हर घर चोर करेगा। यही चलता रहेगा, और उत्तराखंड के अंदर कोई बड़ा तूफान खड़ा होता हुआ हमें दिख नहीं रहा है। कारण मैं आपको बता दूं, जितने तराजू वाले हैं ये भाजपा से जुड़े हुए,
और जितने माफिया हैं वो कांग्रेस से भी जुड़े हुए, भाजपा से भी जुड़े, जिसकी सरकार उसके पूत बन के काम कर रहे हैं। बचे उत्तराखंड के मूल निवासी, वो कर्मचारी हैं, वो 9 से 5 ड्यूटी पे फंसे हुए। कौन आएगा उत्तराखंड आंदोलन में? और जो बेरोजगार है वो बेचारा इतना परेशान है, वो आज भी गर्दन नीचे कर रहा है, अपने पिताजी के कर्ज पे पढ़ाई कर रहा है। तो उत्तराखंड आंदोलन करेगा कौन? चोरों ने तो अपनी सरकारें चुन ली और संघर्षशील बेचारा नौकरी कर रहा और बचा कुचा बच्चा पढ़ाई कर रहा। तो यहाँ धरने में बैठेगा कौन? इस बात को समझने की जरूरत है। ये मैं नहीं, आम जनमानस जो पढ़ा लिखा है वो समझ रहा है। और इन्होंने जितनी भी जांच समिति बनाई, भाटी कमेटी का क्या हुआ? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, त्रिपाठी कमेटी का क्या हुआ? दीक्षित आयोग का क्या हुआ? ऐसे लगभग 150 जैसे ज्यादा समितियां बनाई, किसी एक पे भी कोई कार्रवाई हुई हो तो मुझे लगता है कि शायद फिर मुझे ज्ञान कम है। ये आंख में धूल झोंकने के लिए कमेटियां बनाई जाती हैं और उस कमेटी की आड़ में अपने नेताओं को जो है भ्रष्टाचार से बचाने का प्रयास किया जाता है। जो 3 समितियां विधानसभा की कमेटी है, वो तीनों बड़े बाबू हैं, वो भी रिटायर, आईएएस रिटायर और दोबारा नौकरी कर रहे। बताइए वो कैबिनेट मंत्री के खिलाफ कुछ लिख देगा? जो खुद सरकार के यहाँ रिटायरमेंट के बाद नौकरी कर रहा हो, उसकी जांच पर मुझे ईमानदारी तो कहीं से कहीं दिखती नहीं। और अगर हो गई, विधानसभा अध्यक्ष ने कार्रवाई कर दी, तो हम भी चरण स्पर्श करेंगे। हे भगवान, शायद दुर्गा देवी उत्तराखंड में पैदा हो गई हो, ऐसा हम महसूस करेंगे। वरना जिस पार्टी के जिस चरित्र में वो चुनाव लड़ी हैं, वो चरित्र तो यही कहता है, झूठ बोलो, बार बार बोलो, जोर से बोलो, इतना बोलो कि सच लगने लग जाए। ये इनकी ट्रेनिंग है। उस ट्रेनिंग का पार्ट 2 आपको दिखेगा विधानसभा के अंदर। ज़्यादा नहीं है, और 20 दिन बाद आपको देखते हैं क्या होता है। 20 दिन बाद देखते हैं क्या होता है। जिस तरीके से विधानसभा का और शांति प्रसाद वर्जी ने सारे विभागों की और सारी जो संस्थान है उनकी पूरी जानकारी आप तक पहुंचा दी है कि ये स्थिति है, किस तरीके से भर्तियां हो रही हैं, किस तरीके से घोटाले हो रहे हैं। अगर कार्रवाई होनी शुरू हो जाएगी तो लगभग 2 दिन मेरे हिसाब से बड़ी बनानी पड़ेंगी अगर कार्रवाई होगी। मैं ये बात बता दूं, आज सचिवालय में चले जाइए, विधानसभा चले जाइए, जिला अधिकारी कार्यालय में चले जाइए, जो उत्तराखंड के मुवज्जिज अफसर हैं वो बोलते हैं यार सुद्धो वाला तो कम पड़ जाएगी, पौड़ी में भी बनानी पड़ेगी और एक अलग बजट तैयार होगा इसके लिए कि स्पेशल जेल बनाई जाए। क्योंकि बचेगा कौन? आईएएस आदमी रिटायरमेंट से पहले जेल की शोभा बढ़ा रहा है, रामविलास यादव, उसका समधी ऊर्जा निगम के अंदर घोटाले में फंस गया, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। मैं पूछना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी किसकी इंतजार कर रहे हैं? जेल क्यों नहीं भेज रहे उसे, उसको अनिल यादव को? क्योंकि सब मिले हुए। आप उत्तराखंड के अंदर देखेंगे, यदि सरकार ने कार्रवाई कर दी तो भाजपा कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता, अधिकारी ये सारे जेलों में मिलेंगे और उत्तराखंड को चलाने के लिए हमको अन्य राज्यों से कर्मचारी लाने पड़ेंगे किराए में, तब जाकर उत्तराखंड चल पाएगा। तब उत्तराखंड के मूल निवासी जो गरीब बच्चे हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनको नौकरियों में ट्रेनिंग दी जाएगी, तब कहीं नौकरी लगेगी। ये प्रक्रिया में कम से कम 5 साल लग जाएंगे और मुझे लगता है कि भाजपा कांग्रेस के में ऐसा होगा असंभव है। हाकम का मुंह बंद कर दिया, हाकम के आका पर कार्रवाई नहीं, ये बताता है कि छोटी मछलियों पर ही काम खत्म, बाकी नौकरी किसी की जाएगी नहीं, क्योंकि इन्हीं के रिश्तेदार हैं। कौन अपनी बहू को जेल भेजेगा बताओ? ससुर को अच्छा लगेगा? कांग्रेस के हैं, ऐसी भाजपा कौन अपनी बहू को भेजेंगे वो? तो ये बहू बेटियों को बचाने के चक्कर में उत्तराखंड की एस्तेसी करने पर लगे हैं। जनता समझ रही है, ज़्यादा दूर की बात नहीं है। इन 4 सालों में हम भाजपा कांग्रेस को नंगा करने में लगे रहेंगे। अब जनता के हाथ में है, जनता अपने बच्चों के भविष्य के लिए, राज्य के भविष्य के लिए कितना एकमत होती है, ये आने वाला भविष्य है। वरना हम तो लगे हैं, धरती पुत्र की भूमिका निभा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि ये सरकार हाई कोर्ट के डर से, सुप्रीम कोर्ट के डर से शायद सद्बुद्धि आ जाए और कार्रवाई कर दे। नहीं तो है इनके लिए कोर्ट है, हम उसका भी सहारा लेकर इनको रगड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। जी, कोर्ट का भी सहारा लेंगे और उसमें भी देखते हैं। मतलब अभी जिस तरीके से बात की जा रही है वो बात निकल कर यही आ रही है कि जितनी व्यवस्थाएं यहाँ पर चरमराई हुई हैं उसको लेकर वो भी चिंता कर रहे हैं कि जिस हिसाब से लोग हैं, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो खाली हो जाएगा अगर कार्रवाई होनी शुरू हुई। तो ये स्थिति प्रदेश की बनी हुई है और आप सब लोग चिंता कर रहे हैं। पहाड़ों के लिए ये राज्य
बना था और पहाड़ी क्षेत्रों की स्थिति के बारे में अब किसी से छिपा नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से वो सारी खबरें हम सब तक पहुंच जा रही हैं कि किस तरीके से बच्चे जो हैं स्कूलों में छत के नीचे दबकर मरते हैं, अस्पतालों में इलाज न मिलने से लाइन में लगे बच्चे जो हैं वो मर रहे हैं। तो ये स्थिति प्रदेश में बनी है, ये किसी से छिपी नहीं है और इस तरीके की अनेक घटनाएं आप देखते हैं, आवाज़ उठती हैं, फिर कोई नई घटना हो जाती है और उसी पर सब लोग अपना ध्यान केंद्रित रखते हैं। तो इस तरीके के जो काम चल रहे हैं प्रदेश में, तो वही चिंता का विषय है। उन लोगों को सबसे ज़्यादा पीड़ा है जिन्होंने इस राज्य को बनाने के लिए संघर्ष किया है। आज वो दुखी मन से बैठे हैं, कुछ लोग अपने घरों में बैठे हैं, कुछ लोग धरनों में बैठे हैं और ये कब तक चलेगा ये तो भगवान ही जाने, क्योंकि ये देवभूमि है, देवताओं की भूमि है और देवी देवता ही कोई इस पर कृपया दृष्टि करेंगे। वैसे कृपया दृष्टि अभी तक देवी देवताओं की है, जो ये सिस्टम चल भी रहा है। तो आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, ये वीडियो अच्छी लगी है, आप भी अपने कोई विचार देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें अपने विचार, और वीडियो को शेयर करना चाहते हैं अगर पसंद है तो आप ज़रूर शेयर करें। अगर आपको लग रहा है कि हाँ वाकई में ये काम की चीज़ है, इसको आगे बढ़ाना चाहिए, तो तभी आप शेयर करें, नहीं तो आप देखकर इसको विराम दें। तो धन्यवाद बने रहने के लिए आप सबका। और शांति प्रसाद भट्ट जी हमारे साथ में जुड़े रहे, आपका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। जितने दर्शक जुड़े हुए हैं और आगे जुड़ेंगे इस कार्यक्रम में, उन सबका धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।